प्रॉपर्टी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी के साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉलियर्स इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर अरविंद नंदन। स्वागत है आपका अरविंद जी। शुरुआत करते हैं आज के शो की और जुड़ते हैं पहले दर्शक से। पुणे से हमारे साथ दिनेश पांडे फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैं बालेवाड़ी में फ्लैट देख रहा था, सेकंड फ्लैट देख रहा हूँ मैं अपना। सेकंड होम देख रहे हैं आप? ओके। सेकंड होम देख रहा हूँ, हाँ। जो नायक नवरे डेवलपर्स का A1 विस्टा करके है। अच्छा। उसमें कंपैरिजन कर रहा था और ये सोच रहा हूँ कि मैं बालेवाड़ी में ही स्टिक रहूँ या एक सेकंड ऑप्शन जो आ रहे हैं वाकड़ में उसमें भी मैं चेक कर सकता हूँ, मतलब। अच्छा, आप चूंकि सेकंड होम ढूंढ रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ कि निवेश के लिहाज से ढूंढ रहे होंगे। मैं एक्चुअली मैं वहाँ पे खुद शिफ्ट होना चाहता हूँ, मतलब मैं जो सांगवी में रह रहा हूँ तो मैं वो रीसेल करके मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। पर इसका जो पोजीशन भी है वो 2018-19 में ही है, मतलब। अच्छा, ठीक है। और रेट इज अराउंड 5,600 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो आपके बजट में बैठ रहा है? बजट इज अराउंड 78 लाख रुपीज, पर वो टाइमलाइन ज्यादा होने की वजह से वो मैं बैठ सकता है, मतलब मेरे बजट में। ओके, इनका सिलेक्शन कैसा है अरविंद जी? देखिए, पहले तो इन्होंने जो सर्वे किया हुआ है वो अच्छा है। पहले थोड़ा बालेवाड़ी के बारे में अगर हल्की सी चर्चा कर लें तो दिनेश जी के लिए भी अच्छा होगा। तो बालेवाड़ी बड़ा स्ट्रेटेजिक सा लोकेशन है कविता जी। एक तरफ तो ये ऑन बानेर जैसे एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स जो हैं या अच्छे उभर चुके मार्केट्स हैं उनसे बिल्कुल लगा हुआ है। पश्चिम में जिसके एक्सप्रेसवे है जो मुंबई की है वो टच होती है और सारा पश्चिम का मार्केट है। और ईस्टर्न एक्सटेंट पे ये हार्ट ऑफ द सिटी से भी जुड़ता है जहां पर कि काफी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड मार्केट है पूना का। इनका एवॉन जो डेवलपमेंट है ये असल में उस हिस्से में है, इसलिए हल्की सी इसकी कीमत जो है वो बानेर की एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा। दिनेश जी, एक चीज और ध्यान रखें कि बानेर की कीमतें अच्छी बढ़ी हैं, उनमें अच्छी वृद्धि हुई है पिछले 3-4 साल में। तो जब शुरू हुआ था यह मार्केट तब 4,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास था, आज 6,000 टच कर रहा है। राइट। इन्हें जो रेट मिल रहा है इन्होंने अभी बताया 5,600 या 5,500 के आसपास, वो मैं समझता हूँ एक अच्छा रेट मिल रहा है इन्हें। आप ये जरूर देख लीजिए दिनेश जी कि आपको इसको कब ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा इसमें अभी करीब 2-2.5 साल का समय है। नायक नावरे नाम तो अच्छा है, तो आपको ब्रांडिंग के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है डिलीवर करने का। दूसरी एक चीज और ध्यान रखें कि बानेर का जो मार्केट है ये आगे चल के और सुधरेगा। बहुत सारी इसमें नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एक नाम जैसे लिया जा सकता है पंचशील का, जिन्होंने काफी विस्तृत वहां पर डेवलपमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से बालेवाड़ी का जो प्रोफाइल है वो और भी अच्छा होता जा रहा है। तो अगर इसमें और वाकड़ में आप देख रहे हैं, दोनों मार्केट्स वैसे अच्छे हैं, दोनों काफी जाने हुए मार्केट्स हैं। वाकड़ में अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देख रखी है तब तो तुलना की जा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ मोटा या मोटे तौर पर अगर तुलना करनी हो तो मैं समझता हूँ बालेवाड़ी का ये चुनाव अच्छा है। और जो इन्हें रेट मिल रहा है वो भी ठीक है। अगर ये रुक सकते हैं 2-3 साल, प्रोजेक्ट्स कभी कभार डिले भी होते हैं, उनमें देरी हो जाती है डिलीवरी करने में, तो आप उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आपको 3 साल के बाद ही उसमें ऑक्यूपाई करने की आपकी जो है वो बारी आएगी। तो अगर ये आपको मंजूर है तो मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट ठीक है, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो मेरा तो मत है कि ये कर लें। आगे बढ़ते हैं और सोनी सिंह बंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने 2 प्रॉपर्टीज देखी हैं। एक है SLV ग्रीन SLV बिल्डर्स, उसमें OC और TC नहीं है। ये बेंगलुरु में है और ये है बेलतूर एरिया में। एंड जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है शिल्पिता रॉयल, ये भी बेलतूर में ही है, थोड़ा आगे है उससे। तो जो SLV ग्रीन्स है उसमें OC और TC नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी दें कि इससे कुछ आगे जाकर प्रॉब्लम आएंगी क्या, और दूसरा वाला है वो प्रोजेक्ट कैसा है शिल्पिता रॉयल, ये दोनों के बारे में बता दें। दूसरे का नाम जरा एक बार फिर बता दें। बिल्कुल, आप एक बार नाम बताएंगे? एक है SLV ग्रीन, नो OC एंड TC, एंड द अदर वन इज शिल्पिता रॉयल। शिल्पिका रॉयल? नो, शिल्पिता, SHIL PLTHA, शिल्पिता रॉयल। बिल्कुल ठीक है, चलिए आपको सलाह देते हैं। पहले दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में आप बता दीजिए। हाँ, देखिए दोनों वैसे तो लोकेशन सेम है, तो इन्हें कोई बहुत ज्यादा दोनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों की जो
मोर और लेस जो मार्केट पोजीशनिंग है, ब्रांडिंग है, वो भी लगभग एक जैसी है। इनका जो इनके सवाल में एक बहुत इम्पोर्टेंट सा, एक बहुत जरूरी सा एक पुट था, वो था कि ओसी नहीं है या फिलहाल सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो सोनी जी, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि बैंगलोर में खासकर ए खाता और बी खाता नाम के दो टर्म्स चलते हैं। अब ये क्या है, इनको समझ लेना जरूरी है। आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें ए खाता अप्रूवल है, इसका मतलब ये है, देखिए जब लैंड पहले आती है डेवलपर के पास, तो वो क्या रजिस्टर्ड है, क्या उस पर बिल्डिंग बनाने की परमिशन है या नहीं है, इस हिसाब से उसे ए या बी खाता की लैंड कहा जाता है। ए खाता लैंड वो होती है जिसमें की परमिशन है बनाने की, लेकिन एक बार जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है उसके बाद दोबारा उस बिल्डिंग को भी ऑक्यूपेंसी देने के लिए जो सर्टिफिकेट लगता है वो एक और एक खाता होता है। आपकी प्रॉपर्टीज में एक खाता लैंड के लिए है, यानी कि लैंड तैयार है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन अभी जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, यानी बिल्डिंग की जो पूरी फिनिशिंग की सर्टिफिकेट है या ऑक्यूपेंसी की सर्टिफिकेट है, वो अभी नहीं आई है। तो इस हिसाब से एक कैलकुलेटेड रिस्क आपका हल्का सा जरूर होता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो बैंगलोर में आज 2 BHK और 3 BHK के साइजेस हैं वो घटने लगे हैं। एक समय था आज से 2-2.5 साल या 3 साल पहले, जब 3 BHK जो होता था वो कम से कम 16, 17 या 1800 स्क्वायर फुट का होता था। अब ये सारे सिमटकर 1400 स्क्वायर फुट या उससे भी कम में बनने लगे हैं। आपकी इन दोनों प्रॉपर्टीज में भी लगभग यही दिक्कत है कि साइजेस छोटे हो गए हैं। तो ये तोल लीजिए पहले कि आपको 2 BHK लेके छोटा साइज मंजूर है या 3 BHK जो कि अपने हिसाब से मार्केट में छोटा होगा लेकिन उसमें स्पेस थोड़ी ज्यादा मिल सकती है, वो आप लेना चाहते हैं। आपके बजट में आ जाएंगे ये। वैसे मेरा जहां तक समझना यह है कि आप जितना हो सके व्हाइट फील्ड के अगर नजदीक रहें तो फायदे का सौदा हो सकता है। दोनों में वैसे तुलना करना बहुत ज्यादा संभव नहीं है, फिर भी मैं ये समझता हूं कि SLV ग्रीन्स जो है, जो अब ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ रहा है, उसको ये चूज कर सकते हैं। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं उसे चूज करता, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि किसमें आपकी सूटेबिलिटी ज्यादा है। 32 से 40 लाख आज कोटेड प्राइस है। अब यहाँ एक चीज और उजागर कर दूं या उस पर थोड़ा डिटेल आउट कर दूं, आप देखेंगे कि ये 32 से 40 लाख स्क्वायर फुट की जो रेट है ये कोटेड प्राइस होती है। इसके ऊपर करीब 15-20% आपको और लग जाता है, टैक्सेस मिला के, मैनेजमेंट या एमिनिटीज की फी मिला के। ये ध्यान रखिए कि जब आप SLV में जाएंगे तो आपको करीब 32 से 40 लाख की रेंज में बेस प्राइस मिलेगा, लेकिन आपका जो इवेंचुअल प्राइस है, जो आखिरी प्राइस है, वो 50 लाख से ऊपर हो सकता है अगर आपने 3 BHK ले लिया तो ये सारे पहलू आपको देखने बहुत जरूरी हैं। चुनाव के हिसाब से दोनों में एक तरह से टॉसअप सिचुएशन है। जैसा मैंने कहा, मैं SLV ग्रीन्स को शायद अगर मैं खुद इन्वेस्ट करूं तो मैं ले सकता हूं। हालांकि उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, 8-10 साल की हिस्ट्री है, लेकिन ठीक है, फिर भी अब एक जाना हुआ नाम सा है। तो लेकिन इन 2-3 चीजों को जरूर ठीक से जान लीजिए। ये जान लीजिए कि एक खाता कब उसका मिलने की उम्मीद है, ये बिल्डर से आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा ये भी जान लीजिए कि बेस प्राइस जो कोटेड प्राइस है उसके ऊपर कितनी लोडिंग आएगी प्राइस में, और वो 50 लाख हो जाएगा या 52 लाख हो जाएगा या हो सकता है 38-39 लाख रहे। ये बातें जानने के बाद आप फैसला करें। अगर इन सब चीजों में दोनों बराबर दिखती हैं तो मैं पर्सनली शायद SLV ग्रीन्स के लिए हम सोनी से क्लैरिफाई भी कर लेते हैं उन्होंने क्या ये जानकारियां मांगी हैं या नहीं बिल्डर से। सोनी जी, आप फोन लाइन पर हैं? जी, मैंने मांगी थी जानकारी। उन्होंने बोला कि OC और CC वो लोग अरेंज नहीं कर सकते हैं, SLV ग्रीन्स वाले। और शर्मिला में भी यही उत्तर मिला आपको? जी, उन्होंने बोला कि वो नहीं दे सकते हैं OC और CC। तो ये लेना सेफ है क्या? देखिए, OC और CC नहीं दे सकते हैं, ये आज की तारीख में वो कह रहे हैं। शायद भविष्य में जब उन्हें मिलेगा तब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और ये रिस्क हमेशा रहता है सोनी जी, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं। और भारत में आज चूंकि बिना अप्रूवल के आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप इस रिस्क से बिल्कुल बाहर रहना चाहें तो एक बड़ा रेडिकल और अलग सा सुझाव है कि आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में फिर इन्वेस्ट करने से बचें। जहां तक हो सके आप किसी रेडी प्रॉपर्टी में जहां पर OC आ चुका है या सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है, आप वहां इन्वेस्ट करें। हो सकता है आपकी पर स्क्वायर फुट रेट जो है आपको वो ज्यादा मिले, लेकिन आप इस रिस्क से दूर रहेंगे। ये कहने के बाद ये भी कहना जरूरी है कि अधिकांश डेवलपमेंट्स में OC CC उसके कंप्लीट होते तक आजकल मिल जाती है, अगर कोई उसमें और लीगल
झमेला ना हो या लीगल प्रॉब्लम ना हो। वो यहाँ से बैठकर तो बताना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई लीगल चेक आप ग्राउंड पे करवा सकें किसी की मदद से तो वो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर लीगल चेक करने के बाद मालूम पड़ता है कि इसमें कोई और दिक्कत नहीं है, जैसे कि SLV में मुझे पता है टाइटल की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहां पर एक खाता ऑलरेडी है उनके पास। अच्छा। तो अगर कोई और लीगल प्रॉब्लम ना हो तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क तो रहेगा ही। रिस्क तो रहेगा, और अगर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर इस तरह अगर बिल्कुल किसी भी रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, बिल्कुल निजी तौर पर बात करूं तो मैंने अपने लिए इन्वेस्ट जब किया है तो मैंने हमेशा रेडी प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट किया है ताकि ये रिस्क कंप्लीटली खत्म हो जाए। लेकिन हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप करके देख सकते हैं, रिस्क रहेगा। और नहीं चाहते हैं ऐसा खतरा मोल लेना तो आप सिर्फ सेकंड सेल्स की उन प्रॉपर्टीज में जाएं जहां पर कि ऑलरेडी सीसी वगैरह आप लीजिए ग्राउंड रियलिटी चेक भी करवा सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी तो जरूर चेक उसके मुताबिक कोई निर्णय ले लें। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉलिंस इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर अरविंद नंदन। आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले दर्शक से। इंदापुर से हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? मतलब रो हाउस मैंने मांजरी हड़पसर पुणे में। पुणे में? ओके। मांजरी में, मांजरी इलाके में। ओके जी हाँ। तो डील 117 की हुई है। अच्छा। और एरिया जो है हड़पसर का 2290 स्क्वायर फीट है उसका। ठीक है। तो अभी वहाँ मतलब नगर पालिका एरिया नहीं आया हुआ है, तो ये डील कैसी रहेगी या और कोई ऑप्शन है वहाँ इसके अलावा कोई जो है? आपने इसमें आपने खरीद लिया है राइट? नहीं, टोकन मनी दिया 1 लाख रुपये। टोकन मनी दिया है। चलिए, टोकन मनी दे दिया है, लेकिन फिर भी हमसे राय लेना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कि इनकी जो दुविधा है वो कितनी बड़ी है? जी हाँ, तो चूंकि ये ऑलरेडी डील में जा चुके हैं प्रदीप जी, तो आपके लिए थोड़ा ध्यान से उस पूरे इलाके का मुआयना करना जरूरी होगा। प्रदीप जी ये ध्यान रखें कि मांजरी जो है, आपने ठीक कहा कि अभी म्यूनिसिपैलिटी में नहीं है, शोलापुर रोड का जो लगा हुआ हिस्सा है वहीं पर है। एक चीज ध्यान रखिए कि मांजरी का जो एरिया है वो मेनली प्रमुखतः एंड यूज के लिए इस समय यूज है उसका इस्तेमाल। जो नियरेस्ट कमर्शियल एरिया है वो हड़पसर है, आप कह सकते हैं। और उससे रिलेटेड अगर आपकी डे टू डे लाइफ है, या तो बिजनेस हो या आपकी जो रोजमर्रा की नौकरी हो या ऐसा कुछ हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वहां नहीं है आसपास कुछ, और अगर आपने सिर्फ रहने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है कि आप पुणे के जो बड़े हिस्से हैं उनसे काफी दूर हो जाएं या कट से जाएं। अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो भी डिस्टेंस है, हांदेवाड़ी या किसी नांदेड़ की तरफ जाएं तो भी साउथ या वेस्ट की तरफ जाना पड़ता है, या फिर जो एस्टैब्लिश्ड मार्केट हैं तो वो सारे उससे अलग हैं, दूर हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वैसे प्रोजेक्ट तो ठीक बन रहा है, रेट भी इन्होंने ठीक लिया हुआ है। 1.17 करोड़ इन्होंने कहा, 1.3 करोड़ के आसपास आज की तारीख में वहां पर ट्रेडिंग हो रही है। तो एक तरीके से आपका रेट अच्छा है, रेट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वहां पे रहना है और आपके बाकी सारे आपकी जो दिनचर्या है वो चल सकती है, तो ठीक है, आप कर लें। कि केवल निवेश के लिहाज से इन्होंने लिया हुआ है या ये? मुझे ऐसा लगा शायद रहने के, लेकिन पूछना जरूरी है। आप वहाँ पर रहेंगे? नहीं, मैं अभी नहीं, बच्चे मेरे छोटे हैं। बच्चों के आगे पढ़ने फ्यूचर के हिसाब से, मतलब आगे पढ़ने लिखने के हिसाब से आज उस हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपने पैसे लगाए हैं? जी। अभी तो सिर्फ 1 लाख रुपए दिया है। 1 लाख रुपए अभी डुबा भी सकता हूँ, वैसे कोई बात नहीं है। और कोई अच्छा ऑप्शन मुझे मिले तो नहीं, बिल्कुल ना डुबाएं। जहां तक हो सके पैसों की कीमत होती है तो उसे रखे रहें। ये जानने के बाद थोड़ी सुविधा हो गई मुझे भी। तो चूंकि आपने कहा आपके बच्चे अभी छोटे हैं या उनके भविष्य के दृष्टिकोण से लिया है, तो ये ठीक है। बने रहें, 2-3 साल बाद घबराहट में ना आए कि कीमतें बढ़ नहीं रही हैं या कुछ नया नहीं हो रहा है। अगर आप इसे 8-10 साल या उससे भी लंबा होल्ड करना चाहें, तो मेरा विश्वास है, जो एक जनरल रियल एस्टेट एनालिस्ट का विश्वास होता है उस तरह से, कि भविष्य में ये आपको जरूर अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इमीडिएट फ्यूचर में शायद बहुत रिटर्न्स ना आए। आज मैंने एक मोटा हिसाब लगा के देखा कि रेंटल क्या मिल सकती है, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती, 15-16 हजार के हिसाब से मिल सकती है। तो अगर इन बातों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मंजूर है
और लंबे भविष्य के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब काम आएगा, या तो उस समय आप बेचना चाहें तो बेच भी सकेंगे, तो ये उस हिसाब से ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से लिया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनसे बात करके लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो मेरा ख्याल है ठीक है, फिर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो आपका लंबा नजरिया है, आप डील में आगे बढ़ सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, चाइना से यशस्वी पाटिल ने अपना सवाल हमें भेजा है और ये पूछ रही हैं कि इनका बोरिवली और पुणे में एक BHK के 2 फ्लैट्स हैं और मुंबई में 2 BHK लेना चाहती हैं। बजट 50 लाख का है, किसी भी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में ये निवेश पर सलाह चाहती हैं। इनका भी सवाल जरा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है जी। वो इसलिए कि इनका जो बजट है वो अब मुंबई में 2 BHK के लिए थोड़ा सा कम है, बड़ा मुश्किल है जी। वैसे इन्होंने कहा कि बोरीवली में इनके पास फ्लैट है ऑलरेडी। बोरीवली में कहाँ है ये जान लेते अगर तो ज्यादा आसानी होती है, के जरिए है, क्योंकि फोन लाइन पर नहीं है तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, बोरीवली के 2-3 हिस्से हैं जहां पर बड़ी अच्छी मार्केट है, लेकिन उनके दाम बड़े अलग अलग हैं। तो अगर आप एक्सप्रेसवे पे कहीं हैं तो वो मार्केट थोड़ा अच्छी तरह कनेक्टेड है, लेकिन वेस्ट में भी 1-2 मार्केट बड़े अच्छे हैं, जैसे IC कॉलोनी का मार्केट हो गया और रेजिडेंशियल मार्केट बहुत अच्छा है। बहुत लगता है कि 50 लाख में 2 BHK मिल सकते हैं। 50 लाख में आज तो इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है वहां पर। उसके पीछे के एक्सटेंशन के हिस्से हैं, वहां भी अब कीमतें काफी ऊपर जा चुकी हैं, लेकिन मेरी समझ से ये एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से देखिए 2-3 सुझाव हैं। सबसे पहले तो आप अगर मीरा रोड या और नॉर्थ में जाएं और अगर आप 1 BHK वगैरह देखना चाहें तो आपको मिल सकते हैं। कुछ एक नाम भी हैं, जैसे JP इंफ्रा है, PNK इंपीरियल हाइट्स है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए आप इनमें आज एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप चाहें तो आप उल्वे, पनवेल या नवी मुंबई के कुछ सेलेक्ट एरियाज में भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, अगर आप मीरा रोड या वेस्टर्न सबर्ब्स में कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो मार्केट्स थोड़ा तेजी से ऊपर आ जाएंगे। उल्वे या पनवेल या उस तरह के किसी भी मार्केट में आपको एक लंबा इंतजार करना होगा। तो एक तरीके से ये समझ लें कि आपके सामने एक घड़ी या स्केल रखा हुआ है, उस घड़ी में आप कितनी देर तक इंतजार करने को तैयार हैं, उस हिसाब से आपका ये फैसला होगा। तो इसमें आपके जो पर्सनल कंसिडरेशंस हैं उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम एक जो दिखाई पड़ रहा है रूप इनके सवाल से, उस हिसाब से हम इन्हें कह सकते हैं कि आप मीरा रोड में या नॉर्दर्न सबर्ब्स में, नॉर्थ वेस्टर्न सबर्ब्स में कहीं इन्वेस्ट कर लें। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी नहीं है, आप चाहते हैं, जैसा पिछले सवाल में हमने देखा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब काम आएगा, अगर वैसा कोई दृष्टिकोण है या कोई दूसरी कंसिडरेशन है तो मेरा मानना यह है कि आप जो नए मार्केट्स बन रहे हैं, पनवेल, उल्वे, कामोठे, कालम्बोली, वहां कोशिश करें, वहां इन्वेस्ट करें, अर्ली स्टेजेस में करें, 5-6 साल तक बिल्कुल चिंता नहीं। आपका लंबा होना चाहिए, बिल्कुल लंबा होना चाहिए, कम से कम 5-7 साल जरूर होना चाहिए या और लंबा हो। 2 मार्केट्स पर चर्चा कर ली है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसे लगा सकती हैं। हम रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जा रही है दर्शकों के सवाल, बने रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉलिस इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर अरविंद नंदन। आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए हमें वायस लोगों ने अपना सवाल भेजा है। पूछ रहे हैं गुजरात के गिफ्ट सिटी में निवेश करना कितना सही है, ईयरली कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है वैसे, और इसका जवाब देने के लिए शायद हमें आधा घंटा भी कम पड़ जाए। मैं कोशिश करूंगा, संक्षेप में हमें जवाब देना होगा, समय मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में इसका जवाब दूं। तो देखिए, सबसे पहले तो गिफ्ट सिटी एक बहुत दूरगामी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से अगर हम भारत में देखना चाहें तो ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं मिलेंगी। कभी पहले चर्चा की थी मैंने एक दफे, नया रायपुर बन रहा है, एक अर्बन नया सेंटर बन रहा है। गिफ्ट कुछ वैसा ही मिलता जुलता सा है, बहुत विस्तृत है, 673 एकड़ की इसकी डेवलपमेंट साइज है। GUDCL जो कि गुजरात गवर्नमेंट की बॉडी है उसमें और ILFS के कोऑर्डिनेशन से बन रहा है। चूंकि आज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार हुआ है, मैं अभी कुछ समय पहले वहां गया भी था, और कुछ बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं, कमर्शियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं। इसमें आपको एक बहुत लंबा दांव खेलना होगा अगर मैं दांव के टर्म्स में बात करूं तो आज वैसे डेवलपमेंट तो हैं कुछ ना कुछ, और कीमतें करीब 2000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास एवरेज आपको उसमें मिल जाएगी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप
10 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, उतना होराइजन या उतना लंबा आपने एक दृष्टिकोण अपने सामने रखा है तो कर लें। लेकिन अगर चाहते हैं कि 3-4 साल में या 5 साल में कुछ मिलना शुरू हो जाए तो दिक्कतें आ सकती हैं। अब जो मिलना शुरू हो जाए, जो मैंने यूज किया टर्म, ये ऑपरेटिव है क्योंकि इन्होंने पूछा है कि रिटर्न कितनी मिल सकती है। तो एक चीज ध्यान रखिए, आज भारत में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स में खासकर रिटर्न 2% या उससे नीचे की रह गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपया स्पेंड किया है तो सालाना उसकी 2% आपको रिटर्न आ सकती है। उसको आप 12 टुकड़ों में बांट लें तो महीने की रिटर्न हो जाती है, महीने का रेंटल हो जाता है। गिफ्ट सिटी चूंकि आज सिर्फ बन रहा है, बनना शुरू हुआ है, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, यहां पर आज की तारीख में अगर आप रिटर्न असेस करना चाहें तो ये उससे भी कम आएगी। तो आप 1-1.5% के बीच में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इन्वेस्टमेंट यील्ड जिसे कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, उतनी आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लंबा इन्वेस्टेड रहे, 10 साल या उससे ज्यादा, जब ये अपने पूरे निखार पे आ जाएगा, तब आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न्स अच्छी होंगी। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना भी संभव है, लेकिन उसमें आपकी रिस्क बहुत ज्यादा होगी लोबो जी, तो मैं उसकी तरफ आपको सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में यील्ड तो ज्यादा होती है, कई दफे 7, 8, 9, 10% हो सकती है। आपको अपनी सलाह दे दी है लोबो साहब, तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही आप निवेश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए इतना ही, और अगले हफ्ते मुलाकात होगी, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देंगे, और साथ ही कुछ सवालों के सोल्यूशंस भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर, साथ ही अपना पता, फोन नंबर जरूर लिखें ताकि हम आप तक पहुंच सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।